हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। तो साइंस में एक नया टॉपिक चैप्टर्स लेके आया जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। नेचर में, प्रकृति में यानी यूनिवर्स में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, शायद उसका कारण किस कारण से होता है वो कारण शायद पता नहीं भी होगा, शायद होगा भी नहीं भी होगा। जैसे आप लोग कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है या सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो ये सारी की सारी फिनोमेना का क्या कारण है वो बताना है। इस फिनोमेना का क्या कारण है, क्या घटनाएं का क्या कारण है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम कह सकते हैं समुद्र में क्या होता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ज्वार भाटाएँ आती हैं, तो वो किस कारण से आता है आपको पता ही होगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर रखकर ऊपर फेंकते वस्तु हमारे पास ही आके गिरता है, तो ये किस कारण से होता है। अब कहोगे गुरुत्वाकर्षण, और इस चैप्टर के बारे में हम तो पढ़ भी रहे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बेसिकली आप लोग इसी के बारे में जानोगे। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को सर्कुलेट करवाइए। आज का आपका काम ये है। और अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आ रखे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो शुरू करते हैं आज क्लास को, गुरुत्वाकर्षण जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अच्छा, इसमें दो चीज़ समझ में आएगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक गुरुत्वीय बल होता है। दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है क्या बताऊँगा मैं। देखो, एक होता है गुरुत्वीय बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, एक गुरुत्वीय बल या गुरुत्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्रेविटी फोर्स। चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको, इजी वे में समझाऊंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, बेसिक ये है कि ग्रेविटी फोर्स दो हल्की वस्तुओं के लिए, या एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के लिए होता है, और उसमें हम पृथ्वी या उसके साथ कोई कंपैरिजन वस्तु को करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में होता है, मतलब ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए ये फोर्स लागू होगा, ये नियम लागू होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स। क्या ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या, वो कमज़ोर बल है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है, तो आपको समझना है। देखो, नेचर में चार तरह का एक फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। चार तरह का फंडामेंटल फोर्स है, मौलिक बल है। उसमें से एक मौलिक बल कौन है, जिसका नाम है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है ना। या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तीसरा हो गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स, बल। आपका हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब चार तरह का फंडामेंटल फोर्स होता है। उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स में वीक फोर्स ही लगेगा, लेकिन सबसे जो कमज़ोर बल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वस्तु की दूरी पर, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर बल होता है। दो ब्रह्मांड में किसी दो वस्तुओं के बीच में, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो दोनों पिंड आपस में एक बल से आकर्षित करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षित करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यही कारण है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का कारण क्या है कि वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाए तो नीचे ही क्यों आया, बल्कि ऊपर भी जा सकता है। ऐसा इसमें क्या है, वो कौन सा फोर्स है, तो उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने एक फोर्स दिया जिसका नाम है न्यूटन का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का, या गुरुत्वाकर्षण का भी कह सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये यूनिवर्सल लॉ होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड की दो पिंडें एक दूसरे को एक आकर्षण बल से आकर्षित करती है। एक वस्तु ये लिया, दूसरी वस्तु ये लिया, दोनों के बीच का सेंटर
अब वस्तु का सेंटर होता है ना, वहाँ से हम लेते हैं ना, इस वस्तु का सेंटर होगा। अब वस्तु बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा हो सकता है। सपोज ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई दो पिंड है इस तरह का, ठीक है, उसका सेंटर लिया, सेंटर से डिस्टेंस लेने कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि बल फोर्स, जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम ये न्यूटन के दूसरे नियम से किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, कुछ दूरी विस्थापित होता है, एक्सेलरेशन ए से विस्थापित होता है। तो जितना दूरी तय किया है वो फोर्स के कारण ही तो हुआ है ना। तो अब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग जगहों पर रखा हुआ, उनके बीच लगने वाला एक आकर्षण बल, जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और उन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करेगा, उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। बस यही है, ठीक है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन कौन किया है, किसने थ्योरी दिया है, तो किसका नाम होगा, इसमें न्यूटन का नाम आएगा सबसे पहले। इसका नाम आएगा न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, मतलब साइंस को टोटली चेंज कर दिया न्यूटन ने, एक शेप की वजह से। न्यूटन ने एक ऐसा लॉ दिया, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, इस तरह का फर्स्ट लॉ दे दिया। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दे, डिस्प्लेस हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हम पर फोर्स लगाता है। तो इस तरह से न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जितनी भी जानकारी थी। लेकिन अब न्यूटन का एक यूनिवर्सल लॉ भी है, वो बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसा फोर्स होता है, वो इनके बीच में लगने वाला एक फोर्स। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक वस्तु पर अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाता है, तो दूसरा भी पहले पर बल लगाएगा, पहला दूसरा पर लगाएगा तो दूसरा पहले पर। ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों के बीच में लगने वाला, पर ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, लेकिन ये आकर्षण बल है, एक दूसरे को पास लाने वाला बल है। वो अलग बात है कि वस्तु पास नहीं आ रही, ब्रह्मांड की दो पिंडे, वो इसका कोई और रीज़न भी है, वो बताऊँगा आपको। सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, क्या पृथ्वी सूरज की ओर आ रहा है? नहीं, उसकी कक्षाओं में, एक निश्चित कक्षा में रोटेट कर रहा है, लेकिन वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल है, एक ऐसा बल जहाँ दोनों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एक निश्चित पाथ पे कर रहा है, ऐसा क्यों? जबकि पास आना चाहिए था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ कहता है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा, वो इनके बीच का डिस्टेंस सपोज मान लो आर है, वो डिस्टेंस हम जनरली मेजर करेंगे कहाँ से, उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर कंपैरेटिवली अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसमें क्या होगा कि उसका कोई सेंटर को हम जीरो मान के चलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है तो ऑब्वियसली वो सेंटर होगा, उसके सरफेस से लेंगे तो वो सेंटर का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट के सेंटर से, वस्तु के केंद्र से हम दूरी को मापेंगे, तो उस के बीच की दूरी है सपोज आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो यूज़ करना आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आर, अब दो ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान है m, एक का ले लिया m1, एक का ले लिया m2, एक का द्रव्यमान m1 ले लिया, ठीक है, और दूसरे का द्रव्यमान ले लिया हमने m2। और दो ऑब्जेक्ट सपोज एक रखा हुआ है a पर और दूसरा रखा हुआ b पोजीशन पर, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होता है वस्तु के बीच में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। मास के प्रोडक्ट, मास के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है किसके? m1 m2 के। ये एक फोर्स का डेफिनेशन आया न्यूटन के शास्त्रीय नियम से, यूनिवर्सल लॉ से। दूसरा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का, दो वस्तुओं के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर ऑफ इनवर्स, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सेकंड इक्वेशन आया। इस तरह से न्यूटन ने दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती बताया है, व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बताया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो F समानुपाती होगा m1 इंटू m2 अपॉन में r²। इस इक्वेशन से ये समझ में आया कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल होगा, साथ साथ उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा,
ठीक है। अब हर एक जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाते हैं तो एक नया यहाँ पे एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन में R²। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैपिटल G क्या है यहाँ पर। तो समानुपाती निशान हटने पर एक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू आती है, नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। इसकी वैल्यू इसको कांस्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू जो फाइंड किया है जिसका नाम है हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेनरी कैवेंडिश, बल्कि हेनरी होगा, कैवेंडिश, इसको याद रखना है। जी की वैल्यू फाइंड किया है। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, तो जी की वैल्यू याद रखिएगा 6.673 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² या kg का पावर -2 हो जाएगा इस तरह से, या -2 को नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में kg² हो जाएगा। अब जी की वैल्यू जो एक कांस्टेंट वैल्यू नियतांक है उसको फाइंड किया है हेनरी कैवेंडिश ने। वो किससे किया था, याद रखिएगा इसको, सुग्राही तुला। सुग्राही तुला, तुला क्या, एक तरह का बैलेंसिंग तराजू होता है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया, इस तरह से फाइंड किया बता रहा हूँ मैं, आप शॉर्ट बता रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, इसको किसी एक्सिस पे रोटेट करवाया, जिसको हम कहते हैं टॉर्क, आघूर्णन बल कहते हैं, आघूर्णन बल टॉर्क कहते हैं। अब इसके कंपेरेटिव में एक छोटा ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम यही होगा, ठीक है। अब इसके कंपेरेटिव में एक ऑब्जेक्ट ले लिया गया, एक इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब दोनों बैलेंसिंग होगा, तो बैलेंसिंग से क्या होता है, दोनों के बीच में मतलब इस तरह से निकाल के फाइंड करते हैं, एंगल थीटा बनता है, तो वहाँ से जी की वैल्यू आती है। सिर्फ आपको इतना बेसिकली याद रखना, इतना बेसिक डिटेल में जाना भी नहीं जनरल साइंस के लिए। तो जी की वैल्यू याद रखना 6.673 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में kg²। यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये आपका ऐसा यूनिट आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, F = कैपिटल G M1 M2 अपॉन में R²। क्रॉस गुना करेंगे, जी यहाँ से निकाल के लाएंगे तो क्या होगा, F_R² बट्टे में क्या, M1 M2। F फोर्स न्यूटन होता है, R दूरी, दोनों के बीच की दूरी मीटर में ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर बट्टे में द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान वस्तु का किलोग्राम में लिया गया तो बन गया किलोग्राम, ऊपर जाके तो पर किलोग्राम बन जाएगा, किलोग्राम का मान -2 बन जाएगा इस तरह से। तो आप ऐसे निकाल सकते हो ऐसा यूनिट किस जी का, जी की वैल्यू भी पता चल गया कि जी को किसने इसकी वैल्यू दिया है, इसको कौन खोज किया पता चल गया, जिसका नाम है क्या, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई बात सामने आ गई कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखना, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दो वस्तुओं के बीच में, यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिपेंड करता है, याद रखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर, है ना, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, और उसके बीच की दूरी पर करेगा, डिस्टेंस पे करेगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी पे करता, बस इतने ही पे करता, और किसी पे नहीं करता लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब परिणाम में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर वस्तु चूँकि समानुपाती है M1 M2 के, वस्तु जितना भारी होगा, जितना वजनदार होगा, उसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा है, इन्वर्सली याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी बढ़ने से इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा दूर स्क्वायर है ना, ये बढ़ने से, इन्वर्सली में ये होता है, ये बढ़ने से ये कम हो जाएगा, ये कम होने से ये बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा दूर होगा वो ऑब्जेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक फोर्स होगा, कम बल लगेगा, कमज़ोर बल लगेगा। जितना ऑब्जेक्ट पास है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। द्रव्यमान पे निर्भर करता है, वस्तु की दूरी पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान बढ़ने से वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, इसके बीच की दूरी घटने से या बढ़ने से उसका बल का परिणाम घटेगा बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ गई तो परिणाम क्या हो, घटेगा, दूरी कम हो गई तो परिणाम ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने ले लिया कि इनके बीच की दूरी, ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम आधी कर देते हैं और द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम क्या है, कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में R²।
अब द्रव्यमान को हमने क्या किया, दुगुना कर दिया, दो वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया, दूरी को आधी कर दिया गया। तो अब क्या चेंजेज आता है, क्या बदलाव आता है, आप समझ में आ जाएगा आपको। द्रव्यमान को, इसका द्रव्यमान m1 है तो 2m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 था तो 2m2 हो गया, ठीक है। तो m1 के स्थान पे क्या रखोगे, 2m1। कॉन्सेप्ट यहीं से न्यूमेरिकल बेस पे समझना है आपको। m1 के स्थान पे m2 रखिए, 2m1 रखेंगे, m2 के स्थान पे 2m2 रखेंगे। मतलब अगर दोगुना कर दिया गया तो 2m1, इसको भी कर दिया उतना ही, इसको 3 गुना, इसको 2 गुना, तो फिर क्या बदलाव आएगा वो भी समझना आपको। मतलब जिसको जितना गुना करना उसकी जगह पे आप रख सकते हो। हाँ, दोनों के बीच की त्रिज्या को, दोनों के बीच की दूरी को हाफ कर दिया गया है। पहले r था, अब आधा कर दिया r/2, तो r की जगह पे क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल G m1 m2 ये r², 2 दूना 4 या 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर गया, 4 चौका 16 अपॉन में क्या r²। एक नया फोर्स आया है। एक्चुअल में दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, m1 m2 द्रव्यमान है, तो फोर्स का परिणाम तो ये होगा, दोनों के बीच लगने वाला बल ये होगा। लेकिन जब द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, दूरी को आधी कर दिया जाए, तो आपका फोर्स का परिणाम ये हो जाएगा, जो कि दोनों के बीच में क्या तुलना है। तो F1 = 16, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, F कर देंगे हम। तो F1 = क्या हुआ, 16F1। डिस्टेंस को आधा कर दिया, दुगुना करने पर ये फोर्स आ गया परिणाम में। तो यहां से क्या नया बदलाव आया, यदि दो पिंडों के बीच में, दो पिंडों के बीच की दूरी हाफ कर दी जाए, आधी कर दी जाए, और द्रव्यमान 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है, द्रव्यमान 2 गुनी कर दी जाए, तो बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं, आपके सामने मैं करके दिखाया आपको, बल 16 गुना हो जाएगा। अब सवाल है कि बढ़ेगा कितना, गुना होना और बढ़ना में फ़र्क है, कितना गुना, जब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि कितना गुना, अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, दूरी को आधी कर दी जाए, तो कितना गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपकी क्या ऑप्शन टिक करोगे आप, 16 गुना। लेकिन सवाल है कितना गुना बढ़ जाएगा, तो पहले तो 1 गुना था, अब 16 गुना बढ़ गया, मतलब उसमें से 16 में 1 गया, क्या हो गया, बढ़ा कितना, 15 गुना, ठीक है, 15 गुना बढ़ जाएगा और 16 गुना हो जाएगा। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा इसको। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, 3 गुना 4 गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जान रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो दो वस्तुओं के बीच, ब्रह्मांड में किसी दो वस्तुओं के बीच लगता है। क्या ऐसा होता है कि दो वस्तु अगर पृथ्वी पर रखते तो क्या उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। अब स्पेस में एक वो ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। या हो सकता है कि वो वस्तु चांद की सतह पे हो, क्या उस पर बल लगेगा उन दोनों वस्तुओं के बीच में? क्या वही दोनों वस्तु पृथ्वी पर रख दिया जाए, दो ऑब्जेक्ट को, क्या उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल मान होगा, क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? अगर होगा, चूँकि हम न्यूटन का शास्त्रीय नियम कहता है कि ब्रह्मांड में कोई दो ऑब्जेक्ट, अब सवाल ये तो ब्रह्मांड में तो हमारा स्पेस भी आ गया, हमारा पृथ्वी भी आ गया। अगर हम ब्रह्मांड में दो वस्तुओं को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो क्या उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताना, ये आपको पता करना है। अब नेचुरली देखते होगा कि ऐसा होता ही नहीं है। अब सतह पे दो वस्तु ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में बल लगेगा नहीं। अगर लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक आकर्षण बल है। एक गेंद, एक 1 kg का यहाँ रख दिया, एक 1 kg का बॉल को यहाँ रख दिया, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया गया, क्या दोनों आकर्षित होता है? क्या भी आपने ऑब्जर्व किया कि आकर्षित एक दूसरे के पास आ रहा है, जबकि शास्त्रीय नियम कहता है कि हाँ आकर्षित होता है। अगर होता है तो फिर एक्चुअल में उसका मान क्या होता है, वो दिखाई क्यों नहीं देता है हमें, वो समझ में क्यों नहीं आता हमें, वो हमें फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा, परिणाम होगा,
मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, निग्लिजिबल के मान होगा, इसलिए वो हमें फील नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब न्यूमेरिकल तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं अब सवाल लेके आऊँगा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को, दो 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, उसके बीच का बलों का परिणाम निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लिया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, दोनों का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर छोटा है, वस्तु छोटा है, तो उसका सेंटर की कोई बात ही नहीं है, बहुत बड़ा है तो भी सेंटर की बात करेंगे ना। तो चलो यहाँ तक ले सकते हैं, 1 kg का वस्तु होता ही कितना बड़ा, तो आप यहीं रख सकते हो, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स F। आर डिस्टेंस दे रखा है, m1 द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, वेट बराबर, मास बराबर है, दोनों के बीच का दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर है। निकालते बलों का परिणाम क्या होता है जल्दी से, F बराबर, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सार्वत्रिक नियम का, कैपिटल G S m1 m2 बट्टे में r²। G की वैल्यू हेनरी केविस द्वारा दिया गया था, G की वैल्यू हेनरी केविस द्वारा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। याद रखिएगा आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये किलोग्राम का पावर -2 ऊपर करेंगे तो पर हटा देंगे तो -2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसे याद करना, ठीक है। इनटू, अब देखो m1 पहले ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान क्या है 1 किलोग्राम, दूसरे का भी 1 किलोग्राम, बट्टे में क्या, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। हाँ, जी के वैल्यू जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है वो 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दूरी को मीटर में लेंगे, अगर किलोमीटर में दिया हो तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में लेना है, तभी आपका ये होगा, तभी आपका 1 न्यूटन बल आ जाएगा, फोर्स आएगा न्यूटन में, फोर्स का जो मात्रक न्यूटन में आएगा। हाँ, फोर्स का SI मात्रक न्यूटन होगा, MKS में अगर लेंगे तभी होगा। जैसे हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या पढ़े थे, F बराबर m में, मास किलो किस में होगा, किलोग्राम में होगा, एक्सेलरेशन किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, तभी आपका न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन के बराबर, किलोग्राम मीटर में लेंगे तभी आपका न्यूटन के बराबर आएगा। इससे अगर वो इसमें कह सकते हैं कि अगर सेकेंड है, समय है, तो सेकेंड में लेंगे, किलोग्राम मीटर में लेंगे तभी आपका न्यूटन में फोर्स आएगा। 1/1/1 इसकी वैल्यू खत्म हो गई, बचा क्या आपका 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन। ये वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी, -11, अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कैसे होगा। देखो 6.673 10⁻⁻11 नीचे शिफ्ट करेंगे, क्या होगा 10⁻+11, ठीक है, माइनस नीचे आया वो प्लस बन गया, -11 +11 बन गया, 10⁻+11, इसका मतलब क्या हुआ 1 पर 11 जीरो, 1 पर 11 जीरो, 3 3 6 6 3 9 2 11, इस तरह से। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदले में 3 जीरो और आगे बढ़ा दो, मतलब आपका हो गया 14 जीरो। 6673 को भाग करना 14 जीरो वाले से, वैल्यू इतनी कम आएगी, इतनी कम आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी बता रहा हूँ मैं, 0.000004 5 7 7 4 11, आपको 3 और लेना, हाँ ठीक है 3 और लेंगे, उसके बाद 6 6 7 3 न्यूटन, अप्रॉक्स में 0 न्यूटन ही बोल सकते हैं, निग्लिजिबल बोल सकते हैं। ये वैल्यू इतनी कम है कि अगर पृथ्वी पर दो वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आकर्षण तो होता है, लेकिन इतना कम वैल्यू है न्यूटन, इतना फोर्स कम है कि वो हमें फील नहीं होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। हाँ, अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या किसी एक का द्रव्यमान बढ़ा दे, किसी एक का द्रव्यमान कम कर दे, तो फिर वो हमें फील होता है। पृथ्वी की तुलना में अब कोई ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु लेंगे, हम पृथ्वी पर दो वस्तुओं को लिया, अलग अलग क्रिकेट बॉल को लिया, एक 1 kg का 1 मीटर की दूरी पर रखा, फोर्स इतना कम आया कि हमें फील नहीं हो रहा है। लेकिन उसी ब्रह्मांड में अगर एक ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को पृथ्वी, जिसका वजन याद रखिएगा, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ 1 किलोग्राम का। अब इसके बीच में फोर्स क्या होगा वो अंदाज़ा लगाइए, क्या हो सकता है।
इसको एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, आज चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। पहले इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो, एक हमने लिया पृथ्वी, ये पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका, फिर वापस पृथ्वी के नीचे ही आए हुए ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आएगा, पृथ्वी के ही ओर आएगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ जो आकर्षण हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें फील हो रहा है, पूरा अपने आंखों से देख रहे हैं। लेकिन वही ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सतह पर रखा हुआ तो वो आकर्षित नहीं हो रहा है। या हम यहाँ पर रख दे दो ऑब्जेक्ट, वो भी आकर्षित नहीं होगा एक दूसरे को, बल्कि उसको पृथ्वी आकर्षित कर लेगा। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी के ऊपर रख दिए, ठीक है। ये चीज़ें बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम, ये पृथ्वी हो गया आपका, ये हो गया एक कोई वस्तु, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु हो गया, सपोज 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है। अब पृथ्वी का वजन जानते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले अब समझना आपको इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी हमें बोला है हमेशा सेंटर से, केंद्र से लेना है। तो सेंटर, क्योंकि पृथ्वी, तो पृथ्वी का सेंटर जो है वो केंद्र वहाँ होगा। पृथ्वी का सेंटर बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। पृथ्वी के सेंटर, सॉरी, पृथ्वी का सेंटर नहीं कह सकते, बल्कि पृथ्वी का जो सेंटर है वो बहुत दूर है, बहुत बीच में है। उसके सरफेस से, उसके सतह से केंद्र तक का जो डिस्टेंस है वो है 6400 किलोमीटर के आसपास। किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 6400 किलोमीटर के आसपास है। अब उसके कंपैरिजन में, अब अंदर में 6400 किलोमीटर है, अब उस सतह पे हम वस्तु को 1 मीटर या 2 मीटर की ऊंचाई तक फेंका। तो अब बता, दिमाग लगाओ कि आपका 2 मीटर ऊंचा फेंकना इस 6400 किलोमीटर की तुलना में कोई निग्लिजिबल ही होगा ना। 6400 किलोमीटर आप केंद्र से ऊपर फेंक रहे हो वस्तु, 2 मीटर ऊपर, सतह से 2 मीटर ऊपर फेंक रहे हो। तो हमें यहाँ 2 मीटर को लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम 5 मीटर भी फेंक देंगे, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है वो वैल्यू। हाँ, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तब आप जोड़ सकते हो 2 मीटर। सतह, केंद्र से सतह तक 64 पे 5 जीरो होगा, हाँ 64 पे 5 जीरो मीटर, ठीक है। 64 पे 5 जीरो मीटर, और उसमें 2 मीटर ऊपर फेंका गया, तो दोनों वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस आया ना। दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 64 पर 3, 2 5 जीरो होगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका ये होगा, मीटर में आ गया। बल्कि 2 लेने की जरूरत भी नहीं, वो थोड़ा सा इतना वैल्यू उतना लेते भी नहीं है। सतह से 2 मीटर वस्तु ऊपर फेंका गया, कुछ समय के बाद वस्तु वापस नीचे आ जाता है। मतलब दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, दोनों के बीच में, पृथ्वी और इन वो वस्तु जो 1 किलोग्राम का, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। देखो वो कितना आकर्षण बल का परिणाम होगा वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से निकालेंगे परिणाम, F बराबर कैपिटल जी, वैल्यू फाइंड करते हैं 6 दशमलव क्या होगा, कैपिटल जी, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो गया, स्मॉल m कोई वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब बट्टे में कैपिटल R² कर दें, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। 6.673 10⁻11 गुने कैपिटल M 64 फिर 6 × 24 10⁻24 इंटू वस्तु के जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम का, बट्टे में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में लाएंगे तो 64 पे हम 3 जीरो लगाएंगे, उसमें 2 मीटर ऊंचा फेंका गया है, तो आप चाहे तो 2 मीटर जोड़ सकते हैं, होल स्क्वायर होगा। पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से वस्तु की दूरी कितना है, 64 5 जीरो मतलब 4 जीरो फिर 2 मीटर में है। ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में होगा, ये मीटर में होगा। ऑब्वियसली फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो फोर्स जो आएगा आप कैलकुलेट करोगे, अब चूँकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कैलकुलेशन करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, गुना भाग करना है, तो आपका फाइनली जो वैल्यू आएगा वो 9.8 न्यूटन आ जाएगा, 9.8 न्यूटन आएगा, ठीक है। नौ 9.8, यहाँ 0 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पे 2 वस्तु, आकर्षण बल लग रहा है 0 न्यूटन। अब पृथ्वी की सतह पे एक वस्तु को ऊपर फेंका गया, पृथ्वी अपनी ओर खींचा, एक तो पृथ्वी वस्तु हो गया, दूसरा ये। तो यहाँ तो 2 एग्जाम्पल लिया, 2 वस्तु लिया, उसके बीच में लगने वाला बल, और यहाँ 2 वस्तु लिया, उसके बीच में लगने वाला बल।
का फ़र्क देख लो, यहाँ 0 न्यूटन और यहाँ 10 न्यूटन के आसपास, यहाँ तो कुछ ना कुछ परिणाम है। हाँ, अब याद रखना कि 10 न्यूटन, अब मतलब कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सार्वत्रिक नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि दो में से कोई एक, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक आकर्षण बल से आकर्षित करेगा, एक दूसरे को, मतलब ये उसको करेगा, वो उसको करेगा, ये इस पे बल लगाएगा तो ये भी, ये फोर्स इधर लगाएगा तो ये इधर लगाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो क्या वही नियम इसमें भी लागू होगा ना? एक्शन का रिएक्शन होता है, कर भला हो तो हो भला, एक दूसरे के विपरीत लगने वाला बल होता है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बल्कि पृथ्वी ऊपर नहीं आ रहा है, आना चाहिए दोनों को बराबर डिस्टेंस पे। आकर्षण बल में क्या होता है, दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है ना, उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होता है, मतलब इनविजिबल करेंगे, 0 के बराबर भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान है तो इस वस्तु के कंपैरिजन में पृथ्वी का द्रव्यमान हद से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है ना। कह सकते हैं कि 6 पर 24 जीरो, अंदाजा लगाओ, 6 पे 5 जीरो होता है 6 लाख, 6 पे 7 जीरो होता है 6 करोड़। तो इस तरह से 6 पर 24 गुना ज़्यादा है पृथ्वी 1 kg की वस्तु से। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है F बराबर ma, मतलब A बराबर F बट्टे m, यहाँ से निकालेंगे जिस वस्तु का द्रव्यमान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट समझना आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा त्वरण कम होगा। जिस वस्तु में बल लगता है ना, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, वस्तु त्वरित होता है। इसमें बल लगा, आकर्षण बल लगा, पृथ्वी अपनी ओर खींच लिया, त्वरण उत्पन्न हुआ, तभी जो हमें दिख रहा है, लेकिन वही पृथ्वी ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी में त्वरण नहीं हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का त्वरण जो है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इस वस्तु की तुलना में 6 पर 24 जीरो गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा द्रव्यमान पृथ्वी का है इस वस्तु की तुलना में कि इसका त्वरण निग्लिजिबल होगा, मतलब ज़ीरो होगा। अब जब जानते हैं कि जिस वस्तु का अगर त्वरण 0 है तो वस्तु विस्थापित होगा ही नहीं, वस्तु विस्थापित ही नहीं होगा, या तो वो एक समान वेग से जाएगा या तो वो एक विराम अवस्था में रहेगा। तो पृथ्वी पे कोई बल नहीं लग रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे को बल से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। 9.8 न्यूटन के बल से खींच रहा है, वो पृथ्वी बल लगा रहा है वस्तु उस 1 kg वस्तु पर, बल्कि 1 kg वस्तु भी बल लगा रहा है उस पृथ्वी पर, लेकिन वो बल परिणाम में बहुत ही कम होगा। आप चाहे निकाल सकते हो, परिणाम में बहुत ही कम बल होगा वो, ठीक है, बहुत ही कम बल होगा। इसीलिए वस्तु जो पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आता है, आकर्षित होता है, लेकिन पृथ्वी उस वस्तु के ऊपर आकर्षित होते हुआ प्रतीत नहीं होता है हमें, ठीक है। रीज़न क्या है? द्रव्यमान का फर्क क्या है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा त्वरण कम होगा। त्वरण कम का मतलब बल का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा उस पर कि बल का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि इसी तरह से आपको समझ में आ गई वो चीज़ें, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बताया कि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम का उपयोग। हाँ, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका यूज़ होता है, मतलब इसका क्या महत्व है वो बताऊंगा आपको। न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का, ब्रह्मांड में किसी दो वस्तु, चाहे वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो, चंद्रमा की सतह पर हो, चाहे वो सूर्य की सतह पर, किसी और ग्रह की सतह पर हो, या दो ग्रह हो, सूर्य ग्रह हो, सूर्य पृथ्वी हो, या चंद्रमा, मतलब कोई भी आकाश या कोई एस्ट्रॉइड्स हो, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, हमको गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कोई एक नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे को करेगा। यहाँ एक दूसरे को कर रहा है 0 न्यूटन से, लगभग 0 न्यूटन से कर रहा है। इतना कम हो रहा है कि हमें फील नहीं हो रहा कि वो एक दूसरे के पास आ रहा है। हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे रखते हैं ना तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, ना तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि बल बहुत ही कम है। आप देख सकते हो कितना कम है। इसी फार्मूला का यूज़ किया गया है। लेकिन उसी में हमने पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु को फेंका तो वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है, खींचा जा रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन वो हमें फील हो रहा है। बल्कि एक दूसरे को करना चाहिए, पृथ्वी वस्तु की ओर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, द्रव्यमान ज़्यादा है। अब यहाँ पे जैसे सार्वत्रिक नियम लागू करते हैं तो वहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम भी लागू होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। लेकिन अगर एक का द्रव्यमान ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, एक वस्तु का मास ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा हमें, एक्सेलरेशन कम। अब क्या है, एक्सेलरेशन कम होने से
एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स भी कम होगा क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन का कंपैरिजन हो रहा है फोर्स के साथ, एक्सेलरेशन का कंपैरिजन हो रहा है मास के साथ। द्रव्यमान बढ़ने से त्वरण कम हो रहा है, फोर्स बढ़ने से त्वरण बढ़ेगा। वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है कम तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा, त्वरण उत्पन्न हो रहा है कम तो फोर्स भी कम होगा। समानुपाती विद क्रमानुपाती में ऐसे ही। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का इंपॉर्टेंस क्या होगा। सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ इसका क्या महत्व होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो हम जो वायुमंडल है, वायुमंडल बंधा हुआ है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल बंधा हुआ है पृथ्वी की सतह पर। हवा, वायुमंडल क्या, हवाओं का एक समूह है, बहुत सारी हवाएं, जो कि बल ज़्यादा है इसलिए बंधा हुआ है। हवा भी एक तरह का कोई पदार्थ हो गया, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, दूसरा पृथ्वी, दोनों के बीच बना हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऊपर से जैसे आप नीचे आओगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। वस्तु के जैसे जैसे पास होगा दूरी, मतलब दूरी जितना जितना कम होगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। इसलिए सतह पे वायुमंडल का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो ज़्यादा होता है और दूर जाने पे घनत्व क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल एक दूसरे को मतलब पूरी तरह से क्लोज होता है, पास होता है। दूसरा पॉइंट, सौरमंडल का अस्तित्व, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सौरमंडल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स या सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होगा, सौरमंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य और उसकी जो ग्रहें या चक्कर लगा रही है वो सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये होता है, बीच में केंद्र सूर्य है, उसके चारों ओर 8 कक्षाओं में उसके 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, उन 8 ग्रहों के लिए काम कर रहा है, तभी उसके और एलिप्टिकल पाथ में, पैराबोलिक पाथ पर वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वर्षा बूंद का गिरना, वर्षा बूंद का, बारिश होती है ना, वर्षा बूंद गिरता है ना, वाटरफॉल होता है। वर्षा बूंद का गिरना एक तरह का किसकी वजह से हो रहा है बताइए, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना, वाटरफॉल हो रहा है। चाहे वो ऊपर से कहीं से झील से हो या लेक से हो, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। चौथा पॉइंट, हाँ, सूर्य और चंद्रमा के कारण, है ना, सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार उत्पन्न होना, समुद्र में ज्वार आना, समुद्र में ज्वार आना, है ना? समुद्र में ज्वार आएगा। टाइड्स जो होता है, चाहे वो लो हाई हो, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू सन एंड मून, सूरज और चांद की वजह से पृथ्वी की सतह पर क्या आता है, टाइड्स आता है, ज्वार आता है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि ज्वार आना, टाइड्स आना कैसे होगा, वैसे टाइड्स दो तरह का होगा, एक हाई टाइड्स पृथ्वी की सतह पे आता है और एक लो टाइड्स होता है। अब हमारा पृथ्वी पर 1/3 भाग पानी ही, जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से, 1 भाग सिर्फ लैंडमार्क है। 1/3 भाग पानी है और सिर्फ 1 भाग क्या लैंड है। तो समुद्र में ज्वार आने का कारण बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि, तो समुद्र में ज्वार आने का कारण बता रहा हूँ। देखो पृथ्वी का 4 हिस्सों में 3 हिस्सा पानी है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और सिर्फ 1 हिस्सा लैंड है, मतलब पृथ्वी है, मिट्टी वाला भाग है। इसका 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से हम कह सकते हैं, गुरुत्वीय बल से, अगर इसके एक्सिस पे अगर सूरज, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे चांद चक्कर लगा रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा।
इसके बीच में एक दूसरे के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, गुरुत्वीय फोर्स कह सकते, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कह सकते हैं। चांद और पृथ्वी के बीच में लगेगा फोर्स, गुरुत्वीय फोर्स कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल में अब क्या होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना। अभी मैं एग्जांपल दिया हूँ कि पृथ्वी के चंद्रमा के कंपैरिजन में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत ही कम होता है। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आकर्षित करने का अर्थ वो पास आएगा। पास तो वैसे आते नहीं, वो ये वृत्तीय पथ पे वो चक्कर लगाता रहता है चारों ओर, जबकि वो पास आता नहीं है। इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टाइड्स आते हैं, ज्वार आता है। अब 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पानी, सपोज यहाँ पे पानी है, तो बल का प्रभाव याद रखिएगा, बल का प्रभाव सॉलिड पे कम होता है ना। सॉलिड पर बल का प्रभाव कम होता है, ठोस पर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ठोस के कण पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं, कोई फोर्स उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकता। अब बल लगेगा, सपोज चांद और पृथ्वी के बीच में बल लगा, तो क्या चांद मिट्टी वाले भाग को अपनी ओर खींच लेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं खींचेगा। हाँ, लेकिन वही फ्लड्स में कह सकते हैं, फ्लूइड्स में मतलब तरल भाग में, मतलब पानी में या गैस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। लिक्विड भाग है ना, तरल भाग है ना, पानी को खींच लेगा अपनी ओर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, कह सकते हैं उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में आकर्षण बल उतना कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर बल की वजह से अब यहाँ पे गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। चांद का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल एक दूसरे को काम कर जाता है। तो चांद ये चाहेगा, चंद्रमा चाहेगा कि अपनी ओर खींचे इसको, तो इसलिए पानी वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ के आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इस तरह से। पानी जो पृथ्वी के सतह पर है, 3 हिस्सा में तो है पानी होता है, तो जिस पोजीशन पे वो चंद्रमा है उसी का फेस करेगा, उसी पोर्शन को ही पानी को उठा देगा। ऐसे नहीं कि यहाँ कहीं का भी, हाँ कुछ पीछे का भी कर सकता है ऐसे। इस तरह से फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी के समुद्र में जो ज्वार आता है, टाइड्स आते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में खींच लेता है अपनी ओर। अब याद रखिएगा, सीजनेबल भी होता है, इसमें हाई टाइड्स भी होता है, हाइट एक होता है स्प्रिंग टाइड्स। टाइड्स से 2 तरह का हुआ, अगर पानी का लेवल हाई हो गया, राइज हो गया, देखो राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। समुद्र के पानी का उठना या नीचे आना ज्वार कहलाएगा, टाइड्स कहलाएगा, ठीक है। अब उस 2 तरह का टाइड्स होता है, हाई और लो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक गया तो हाई टाइड्स, एक होता है लो लेवल तक गया तो लो टाइड्स होगा। अकेला यहाँ पे सिर्फ चांद का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, फिर पानी को खींच लिया, कंपेरेटिव तो इसके लैंड वाले भाग को, लैंड मास को खींच लिया अपनी ओर, इसलिए पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। कभी कभी आता है ना, दिन में याद रखिएगा कि एक दिन में 2 बार आता है टाइड्स, है ना, समुद्र में एक दिन में 2 बार टाइड्स आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो अब हम बात करेंगे, एक होता है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स किस तरह का होगा, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि चंद्रमा और सूरज के कारण, यहाँ तो केवल चंद्रमा के कारण हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के एक्सिस पर, पृथ्वी के पैरेलल में एक चंद्रमा आ गया उसके ग्रह में, और उसके सामने में आ जाएगा क्या, सूरज, ठीक है। चांद भी आ गया, सूरज भी आ गया, यहाँ पे पानी वाला पोर्शन है। तो अब पहले अकेला जिसका ग्रेविटी काम कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था, अब अकेला नहीं बल्कि सूरज का भी काम करेगा, सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। सूरज भी अपनी ओर पृथ्वी को खींचेगा, चांद भी अपनी ओर पृथ्वी को खींचेगा, बल्कि इसका जो पानी वाला भाग है वो और ज़्यादा लेवल में उड़ जाएगा, दोनों की वजह से। तो जब ऐसा होता है, तो ऐसा तो हर वह ऐसा नहीं होता है, हमेशा पैरेलल में एक लाइन में तो नहीं होगा, पृथ्वी ये सूरज हो और चांद एक लाइन में नहीं होगा, वो सीजनेबल आता है। तो इस टाइप के टाइड्स को बोलते हैं क्या, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं उस टाइम में। अगर पृथ्वी के एक्सिस पर चंद्रमा भी आ गया और सूरज भी आ गया, एक ही लाइन में आ गया, तो सूरज का और चंद्रमा दोनों का, सन और मून दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, तो पानी का लेवल और थोड़ा सा उड़ जाएगा। तो उस टाइम में वो टाइड्स कैसा होगा, स्प्रिंग टाइड्स होता है, खतरनाक काफ़ी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के कारण, तो ये था इम्पोर्टेंस, है ना। सूरज
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो ही पृथ्वी की ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है या सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप नोट कर सकते हो, 4 इंपॉर्टेंस बता चुके थे। 5वां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो पृथ्वी की ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है या सूरज के चारों ओर सभी ग्रह सभी एस्ट्रॉइड्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि अब जब आकर्षण बल लगता है दो वस्तुओं के बीच में, तो जब आकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, पास आएगा। पृथ्वी की कक्षा में चांद चक्कर लगा रहा है तो चांद को पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी कक्षा फेस कर एक निश्चित ऊर्जा वाले, हम लोग बोर्स का थ्योरी पढ़े कि निश्चित ऊर्जा वाले किसी परमाणु के चारों ओर एक नाभिक की कक्षाएँ होती है ना, और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो टोटल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा इसकी कक्षा की एनर्जी के बराबर होगा। खैर वही कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ भी आ रखा है। यहाँ बीच में पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों ओर चंद्रमा चांद मून चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक पत्थर को किसी रस्सी के सहारे बांध देंगे, अब इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ऑब्वियसली जब घूमेगा तो वो कैसा वृत्ताकार पथ लेगा, वृत्ताकार पथ पे वो घूमेगा। तो अब इसमें ये देखना कि जब वो घूम रहा है जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो है अभी वी वेलोसिटी से घूम रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसका मतलब इस पोजीशन पे अगर ये पत्थर यहाँ आ गया तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, पत्थर यहाँ आएगा तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, दिशा ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आया तो यहाँ आया तो अगर ये पत्थर यहाँ उठ के आ गया डायरेक्शन इधर ऐसे हो जाएगा आपका, ये पत्थर अगर यहाँ आ गया तो दिशा यहाँ हो जाएगा, पत्थर का दिशा बदल रहा है। वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम कैसे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या इस पाथ पे मूव कर रहा, घूम रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पत्थर राउंड नहीं घूमेगा, सीधा चला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन से सीधा निकल जाएगा, लीनियर मोशन में चला जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, रैखिक गति में जा सकता है, जबकि वृत्ताकार गति पे नहीं आएगा, रैखिक गति में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पत्थर पे दो तरह का बल काम करता है। एक वो बल जो अपनी ओर रस्सी खींचने का काम करेगा, पत्थर को अपनी ओर खींचेगा, जिस बल से खींचेगा याद रखिएगा वो बल का नाम क्या है, अभिकेंद्रीय बल। आपको शायद पता भी होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीप्यूटल फोर्स, सेंट्रीप्यूटल फोर्स होता है। और पत्थर भी इसी के एक बल में एक और बल लगता है जो बाहर की ओर लगेगा, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। इसको बोलेंगे क्या, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन ये होता है कि v वेग से गतिमान है, r त्रिज्या की रस्सी है, यहाँ से बांध, यहाँ पकड़ा गया हाथ से, इसको घुमाया गया है, v वेग से जा रहा है। इस वस्तु का द्रव्यमान है मान लो m, तो इस पे लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लगेगा, पत्थर पर जो बल लगेगा रस्सी द्वारा नीचे के अंदर की ओर, केंद्र की ओर जो बल लगेगा, याद रखिएगा केंद्र की ओर बल लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण वो पत्थर इस एलिप्टिकल पार्ट पे, सॉरी सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पाथ पे वो घूम रहा है। ठीक है, वृत्तीय आकार चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। ये दोनों बल के कारण ऐसा होता है, बैलेंस करने का काम कर रहा है। अगर सिर्फ एक ही फोर्स लगता, बल लगता, तो वो नीचे आ जाता वापस। जैसे रस्सी को क्या करते, थोड़ा लूज करते थे, एक वेग से घुमा रहे, खूब फोर्स लगा रहे अपने आप पे, अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो नीचे आएगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो वो तरह का कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। हम घुमा रहे हैं ना ऐसे, तो आपका कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रीय फोर्स हो गया। अब रस्सी पे पत्थर पे नीचे अंदर की ओर बल लगाएगा, केंद्र की ओर बल लगेगा, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। इन दोनों बल के कारण, याद रखिएगा, इन दोनों बल के कारण ये जो पत्थर है इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। अगर वही फोर्स थोड़ा मतलब उसको घुमाना थोड़ा लूज कर देंगे तो पत्थर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है। देखो, जिस वेग से गतिमान है, इसके बीच की दूरी जितना रस्सी की लंबाई है वो मास ही है, तो इसके बीच में लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स Fc क्या होता है, mv²r। बल्कि इसको याद आपको समझना नहीं है, बल्कि इतना ध्यान रखना है, mv²/r होता है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है।
अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है आपको बताना है, कौन सा फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। यहाँ जिस तरह से सेंटीपीटल फोर्स लगाया है, पत्थर पे रस्सी पत्थर पे फोर्स लगा रहा अपनी ओर, सेंटीपीटल फोर्स लगा रहा, अभी केंद्रीय बल लगा रहा, उसी तरह से इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये कोशिश करेगा कि एक दूसरे को हम खींचें, बल्कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो पृथ्वी ये चाहेगा कि चंद्रमा को अपनी ओर खींच ले। ऐसा होता भी नेचुरली में, ऐसा ही होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा अपनी ओर खींच लेगा तो पृथ्वी चांद को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि वो ज़्यादा बल से खींचेगा। चांद भी पृथ्वी को खींचेगा लेकिन वो कम बल से, अपने ज़्यादा बल से ही खींचेगा, ठीक है। अगर ये खींचेगा तो वो कौन सा बल हो गया, अभी केंद्रीय बल। इसके पर लगने वाला जो मतलब इसका जो रोटेशनल के कारण जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, अभी केंद्रीय। अब केंद्रीय बल हो गया, अब केंद्रीय बल और कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम एज ए इसको अभी केंद्रीय बल के नाम से भी जान सकते हैं। इस बात के लिए अभी केंद्रीय बल भी कह सकते हैं इसको। इन दोनों बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की कक्षा में चांद चक्कर लगा रहा है। बल्कि यही नहीं, सूर्य के कक्षाओं में जो जितनी भी ग्रह चक्कर लगा रहा है वो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, थोड़ा ही बहुत बताया गया आपका। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वही थोड़ा बहुत बताया गया आपको। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा, क्या दोनों के बीच में लगने वाला बल एक दूसरे को आकर्षित करता है तो वो हमें फील क्यों नहीं था, तो वो सारी चीज़ हमने आपको बता दिया है। उसमें पृथ्वी भी था और वस्तु पृथ्वी पर रखी हुई दो वस्तु भी था।